नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और आप वीडियो भी सबसे पहले देख पाएंगे। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 46। इससे पहले मैंने 45 एपिसोड अपलोड कर चुका हूं। अगर आप वो नहीं देखे तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विश्व, राजस्थान और भारत। इन तीनों का तो हम करेंगे करंट अफेयर, और इसके अलावा हम इस वीडियो में और करेंगे करंट अफेयर के साथ स्टैटिक सामान्य ज्ञान, मतलब स्टैटिक जीके भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, जिसमें मैं विश्व, भारत, राजस्थान प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी कवर करूंगा। तो आप सभी बने रहे और वीडियो को लगातार देखते रहे और अपने नए नए दोस्तों को भी साथ लेकर आइए। उनको भी बताइए कि यूट्यूब पर चैनल है एग्जाम लेवल जीके, और जिस पे करंट अफेयर की एक ही क्लास में विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके और होता है, और करंट अफेयर का भी रिवीजन कराता रहता हूँ मैं साथ साथ में। तो उनको भी बताइए और उनको भी साथ लेकर आइए। तो आज हम क्लास शुरू करते हैं। तो मोटिवेशनल कोड है, इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। आप सभी समझ गए होंगे कि इंतज़ार कभी भी नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलेगा जितना कि कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। तो लगातार अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहिए। तो चले आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रूस का SBER बैंक भारत में IT यूनिट कहाँ स्थापित करेगा? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है पुणे और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो आइए अब हम जान लेते हैं SBI बैंक। रूस की एक बैंक है जिसका नाम है SBER BANK। ये रूस की वाणिज्यिक बैंक है SBER बैंक। तो ये रूस की एक सेविंग बैंकिंग या वाणिज्य बैंकिंग कह सकते हैं। ये रूस की सेविंग बैंक है। और इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? ये तो हुई थी 1861 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो वो की थी निकोलाई फेस्ट द्वारा की गई इसकी स्थापना। और इसके अलावा अब हम ये भारत में अपना एक स्टोर खोलने जा रही हैं या IT यूनिट खोलने जा रही हैं। तो वो कहाँ पर खोलने जा रही हैं? वो जा रही है बेंगलुरु में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा बेंगलुरु। RBI द्वारा हाल ही में इससे मान्यता दी गई है, अनुमति कि आप वहाँ पर IT यूनिट खोल सकते हैं या स्थापित कर सकते हैं। और इसके अलावा इससे फ़ायदा क्या होगा भारत को? तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि एक तो रोज़गार की वृद्धि होगी, और प्लस इसमें नवाचार में वृद्धि होगी, और नए नए क्षेत्र में जो बेरोजगारी है वो कम होगी, तकनीकी विकास होगा। ये इसका फ़ायदा होगा। अब हम जान लेते हैं RBI के बारे में पूरी डिटेल। एक दिन पहले मैंने एक बार और बताई थी, आज एक बार और बता देता हूँ RBI के बारे में। RBI की स्थापना सर्वप्रथम मतलब किस कमेटी ने सुझाव दिया कि RBI की स्थापना होनी चाहिए भारत में? तो वो थी यंग एल्टन समिति। इसका अन्य नाम है वो है शाही आयोग। इसे भी शाही आयोग भी कहते हैं, शाही आयोग। और इसके अलावा RBI की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो RBI एक्ट 1934 के तहत स्थापना की गई। और इसके अलावा
आरबीआई की स्थापना की गई। और इसके अलावा स्थापना कब की गई आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और शुरुआती मुख्यालय आरबीआई का कहाँ था, वो था कोलकाता में। कोलकाता के अंदर शुरुआती मुख्यालय था आरबीआई का। और इसके अलावा प्रारंभ में कोलकाता था और वर्तमान में कहाँ पर है इसका मुख्यालय, वर्तमान में है मुंबई। वर्तमान में कहाँ है, वो है मुंबई। और इसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, या गवर्नर कौन थे प्रथम, गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल नहीं हुआ, गवर्नर। तो वो कौन था, तो वो अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ। तो मैं सीधे ही लिख देता हूँ, वो लिखकर ओसबोर्न आप समझ जाना, और स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था या कौन थे, तो वो थे सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य। और वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन से हैं, वो है 25वें गवर्नर जनरल। शक्तिकांत दास को हाल ही में बेस्ट गवर्नर का भी अवार्ड मिला है, तो ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी, यहाँ लिख देते हैं पूरे सही से, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। और इसके अलावा बाकी मैंने जानकारी बता दी कि एक हाल ही में लगभग 4-5 दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था आईआईटी मद्रास के बारे में, आईआईटी मद्रास, जिसमें मैंने आप सभी को बताया कि विदेश में स्थापित करने वाला, मतलब प्रथम कैंपस स्थापित किया था विदेश में। कैंपस वो कहाँ पर किया गया, तो वो किया गया जंजीबार में। जंजीबार और जंजीबार कहाँ पर है, वो है तंजानिया में, तंजानिया। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर स्थापित किया, जंजीबार में। इसके अलावा भारत की शीर्ष मूल्यवान कंपनी कौन कौन सी है, जो भारत की शीर्ष मूल्यवान कंपनी है, भारत की शीर्ष मूल्यवान कंपनी कौन कौन सी, तो उसमें नंबर 1 पर आ जाती है रिलायंस। और इसके अलावा नंबर 2 पर है, वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक, ये 2 है जो भारत की शीर्ष कंपनी है। और इसके अलावा एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये भी जान लेते हैं इसके साथ, क्योंकि बैंकिंग का सवाल आया है तो कोई भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए फैक्ट। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण, तो आप सभी को भली बात ही ज्ञात होगा कि एसबीआई का पुराना नाम क्या था, पहले तो ये देख लेते हैं, इसके बाद राष्ट्रीयकरण देखेंगे। तो इंपेरियल बैंक इसका प्राचीन नाम था। और इंपेरियल बैंक 3 बैंक से निर्मित हुई है। ये इंपेरियल बैंक इसका नाम कब पड़ा, तो वो पड़ा 1921 में। और इसके 3 बैंक थी, वो मिलकर इस बैंक का निर्माण हुआ था, इंपेरियल बैंक का। तो वो थी, नंबर 1 थी, वो थी मद्रास बैंक। और नंबर 2 पे थी, कौन सी थी, मद्रास। और नंबर 2 पे बॉम्बे और कोलकाता, बॉम्बे और एक थी कोलकाता। ये तीन बैंक से मिलकर इंपेरियल बैंक बनी। और इंपेरियल बैंक से बाद इसका नाम परिवर्तन हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, वो हुआ था 1955 में। और इसके अलावा राष्ट्रीयकरण में बता दिया है कि कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो भी मैंने बता दिया है। तो
इसके बाद एक और हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था प्रमुख, जैसे इनके दो को तो बता दिया, एक हुआ था 1980 में। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होकर फिर बाद में कितनी बैंकें बच गई थी, तो वो बच गई थी, ये बैंक राष्ट्रीयकरण हो गया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया और फिर 20 बैंकें बची थी। आप सभी को ये बताना है कि वर्तमान में कितनी बैंकें हैं, सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला के कुल कितनी बैंकें हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल निचोड़ की। इस क्वेश्चन का तो यही था कि SBER अगर मैं क्वेश्चन कराना चाहता तो इतना ही भी करा सकता था, ये क्वेश्चन बता के इसका राइट आंसर बता के कह देता चलो अब अगला, पर ऐसा नहीं, हम पूरा डिटेल निकालेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से आए तो बाहर नहीं जाना चाहिए, तो आपके पेपर में छपना चाहिए, भले कैसे भी छपो। अगर इसे डायरेक्ट छप जाए तो अच्छी बात है, वरना एडवांस जो फैक्ट बता रहा है उससे छपे तो भी अच्छी बात है। तो ये इस क्वेश्चन का निचोड़ था। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है। इसमें ये जो QS रैंकिंग है, ये एक रैंकिंग जारी करती है प्रतिवर्ष। इसमें ये बताते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में ये रैंकिंग जारी करती हैं, और ये रैंकिंग है वो है स्टूडेंटों के लिए कौन सा सबसे सुरक्षित शहर है, जिसमें उसे किफ़ायती दामों पर या सस्ते दरों पर उसे एजुकेशन मिल सके, रहने के लिए और खाने के लिए, पीने के लिए सभी सस्ते में मिल सके। जैसे ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है टोक्यो और ऑप्शन डी है सियोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा लंदन। लंदन स्टूडेंट के रहने के हिसाब से सबसे सुरक्षित और उच्चतम जगह मानी जाती है। QS रिकॉर्ड द्वारा हाल ही में इसे मान्यता प्रदान की गई है। तो हम जान लेते हैं इसके बारे में और डिटेल पूरी। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 सर्वश्रेष्ठ शहर है, नंबर 1 पर है लंदन, और नंबर 2 पर हैं वो हैं, नंबर 1 पर है लंदन और नंबर 2 पर हैं वो हैं टोक्यो जापान, जहां पर 2022 का कौन सा G20 का सम्मेलन हुआ था, 23 में खत्म हो रहा है। तो ये 2 सर्वश्रेष्ठ है। आपको बताकर आश्चर्यचकित हो गए कि भारत का एक भी शहर टॉप 100 में शामिल नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि भारत का एक भी शहर टॉप 100 में शामिल नहीं है। जो भारत का मुंबई शहर है जो सर्वश्रेष्ठ है, उनको रैंकिंग मिली है 118वीं, 118 नंबर है जो वो है मुंबई भारत की सर्वश्रेष्ठ है, पर विश्व के अंदर 118वीं रैंक है इसकी। तो ये है टॉप 100 में आर्यभट्ट का 0 है। इसके अलावा हेनले पासपोर्ट जारी की गई रिपोर्ट, अन्य रिपोर्टों भी देख लेते हैं। जैसे हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो हाल ही में जारी की गई है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ या नंबर 1 पर किस देश का पासपोर्ट है, वो है सिंगापुर का। आप सभी को ये बताना है कि सिंगापुर का पासपोर्ट कितने देशों के और अंदर वीज़ा, मतलब जो सिंगापुर का वीज़ा है वो कितने देशों के अंदर मान्यता है, वो कितने देशों में घूम सकते हैं उस वीज़ा के माध्यम से। और अंतिम या लास्ट अंतिम स्थान पर है, अंतिम पर है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है वो अंतिम स्थान पर है इसमें। और इसके अलावा भारत की रैंक कौन सी है इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो भारत की रैंक है वो है 80 नंबर। भारत 80 नंबर है इस इंडेक्स में। और इसके अलावा अन्य सूचकांक और देख लेते हैं। जैसे विश्व शांति सूचकांक में कौन से नंबर, विश्व शांति सूचकांक में आप सभी को ये बताना है, विश्व शांति सूचकांक, इसमें प्रथम स्थान पर कौन है, इंडिया की रैंक कौन सी है, अंतिम कौन है। 3 आपके फैक्ट इस रिलेटेड बताने हैं कि प्रथम स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है, और इंडिया की रैंक विश्व शांति सूचकांक में या वर्ल्ड पीस इंडेक्स में कौन सी है। इसके अलावा WHI इसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की रैंक है 126वीं। वर्ल्ड हेल्थ
इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है। विश्व स्वास्थ्य सूचकांक में भारत 126 नंबर पर है। इसके अलावा अन्य फैक्ट भी देखेंगे। अब हम अन्य रैंक भी देख लेते हैं, जैसे विश्व प्रेस सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? प्रेस फ्रीडम में, मीडिया स्वतंत्रता में इसकी भारत की रैंक कौन सी है? तो वो है 161 नंबर। इसके अलावा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भारत कौन से नंबर पर है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, तो भारत इसमें 38 नंबर पर हैं। और इसके अलावा आप सभी को ये बताना है कि इंग्लिश चैनल है उसको पार करने वाली प्रथम महिला, प्रथम भारतीय और इंग्लिश चैनल किन दो देशों के मध्य है? 3 फैक्ट बताता हूँ, ध्यान रखें आगे। एक है इंग्लिश चैनल, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के बारे में, ये किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो वो स्थित है यूके और फ्रांस के मध्य। यूके और फ्रांस के मध्य स्थित हैं। और इसके अलावा भारत प्रथम महिला कौन है जो इस तैर के पार किया था? वो उसका नाम है आरती शाह। और प्रथम भारतीय व्यक्ति है उसका नाम है मिहिर सेन। और इसके अलावा हाल ही में, या लगभग 2-3 मंथ हो गए होंगे या अधिक हुआ समय, ऑपरेशन गोल्डन आर्प्स, ये किससे संबंधित है? ऑपरेशन गोल्डन ऑप्स, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जो यूके के अब हाल ही में किंग बने, किंग चार्ल्स थर्ड, उनसे राज्य अभिषेक से संबंधित है। किंग्स चार्ल्स थर्ड, इसका जो राज्य अभिषेक हुआ था इनका राज्य अभिषेक हुआ, उस राज्य अभिषेक के जो कार्यक्रम पूरा आयोजित किया गया उसे एक गुप्त कोड दिया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन गोल्डन आर्प्स। तो हमने इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन दोनों के अंदर बहुत डिटेल से देखा है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। क्वेश्चन है वो है एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने, यहाँ पे टीम लिख देता हूँ, भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है कांस्य पदक, ऑप्शन सी है रजत पदक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो राइट आंसर होगा वो होगा कांस्य या ब्रॉन्ज। भारत ने पहली बार जो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 इसमें मेडल जीता है। अब हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल कि क्या क्या इससे हैं इम्पोर्टेंट और कौन कौन से आपसे एग्जाम में छप सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 के बारे में। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन किस देश में किया गया या होस्ट कंट्री कौन थी इसकी? होस्ट या आयोजन करता तो वो थी मालदीव। मालदीव में आयोजित किया गया। और इसमें गोल्ड मेडल किस देश ने जीता? तो गोल्ड जीता जापान ने, गोल्ड जापान। सिल्वर, तो सिल्वर किस देश ने जीता? तो वो जीता मालदीव ने। मालदीव ने सिल्वर जीता। और इसमें भारत ने जीता, वो जीता ब्रॉन्ज या कांस्य। भारत ने कांस्य पदक जीता है। और इसके अलावा आप सभी को ये पता होगा कि आखिरकार सर्फिंग कहते किसे हैं, किस खेल को सर्फिंग कहते हैं? तो मैं इधर लिख देता हूं,
सर्फिंग उस खेल को कहते हैं जो पानी में होता है, जैसे पानी में बोटिंग करना या प्रतिस्पर्धा होती है नाव से संबंधित, नाव ये इससे आगे जाना, ये इससे जो भी खेल पानी में होते हैं उसे सर्फिंग कहते हैं। और भारत में सर्वाधिक ये जो खेल का जो आयोजित किया जाता है वो किया जाता है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। तो भारत में सर्फिंग्स का आयोजन वो होता है महाबलीपुरम तमिलनाडु में। और सर्वाधिक जो सर्फिंग्स जो खिलाड़ी है वो तमिलनाडु के ही हैं। ये मछुआरे हैं, तो ये मछुआरों से संबंधित हैं, तो ये सभी तमिलनाडु में ही हैं। और ये पानी का खेल है और मछुआरों से संबंधित हैं। और इसके अलावा अब हम जान लेते हैं अन्य बैडमिंटन से रिलेटेड टूर्नामेंट जो मैंने कल आपको बताया था। एक बार वापस आपको बता देता हूँ कि बैडमिंटन से संबंधित कौन कौन से टूर्नामेंट है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जैसे इधर लिख देता हूँ बैडमिंटन, ऐसे सर्कल बनाकर। सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ कनाडा ओपन, और इसके अलावा स्विस ओपन, इंडोनेशिया ओपन, अलग अलग नाम है। कनाडा ओपन, या ऐसा करते हैं, ऐसा लिख देते हैं, ऐसे मत लिख, यहाँ पे सीधा जो विजेता है उसका नाम। और इसके अलावा स्विस ओपन, उसके विजेता का नाम ऐसे लिखेंगे, अच्छा रहेगा। और इसके अलावा इंडोनेशिया ओपन, खिलाड़ी का नाम। और इसके अलावा मलेशिया ओपन, और खिलाड़ी का नाम। और इसके अलावा जो अन्य और बच गए, जैसे ओरियल्स ओपन, और इसके अलावा यूनेक्स ओपन। तो अब देखते हैं सबसे पहले कनाडा ओपन किसने जीता, तो ये जीता लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन जीता। इसके अलावा स्विस ओपन, ये किसने जीता, तो स्विस ओपन और इंडोनेशिया ओपन ये दोनों जीते चिराग और चिराग ने। तो ये सात्विक साईराज और चिराग चेट्टी, ये और ये सेम ही है, सात्विक प्लस चिराग। और इसके अलावा मलेशिया ओपन, ये किसने जीता है, मलेशिया ओपन का खिताब, और ये जीता है एच प्रणव। और इसके अलावा ओरियल्स ओपन, ये किसने जीता है, तो ये जीता है प्रियांशु रजावत ने। और इसके अलावा यूनेक्स सनराइज, इसका पूरा नाम है यूनेक्स सनराइज, ये किसने जीता है, यूनेक्स सनराइज ये जीता है कुनोवल और एनी। एक जो पुरुषों में जीता वो जीता है कुल नमल ने, और जो ये तो हो गया मेल और ये हो गया फीमेल ने जीता एनेक्स, ये इन्होंने जीता है। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। और जो हाल में ये टूर्नामेंट हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सात्विक और जो चिराग की जोड़ी है ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में दिवंगत का अर्थ होता है मतलब जिनकी मृत्यु हुई है हाल ही में।
गायक टोनी बेनेट का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है चीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चीन। हाल ही में दिवंगत हुए गायक टोनी बेनेट का संबंध है वो है यूएसए अमेरिका से, यूएसए अमेरिका। अब हम इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं और इनको कौन कौन से अवार्ड मिला था। इस कारण हमने इस क्वेश्चन को आज दिया है यहाँ पर। टोनी बेनेट यूएसए, और ये एकमात्र गायक है जो गायक जिसकी मात्र इनकी मृत्यु कब हुई, मृत्यु मतलब कितने साल में, ये तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी ध्यान रखना 69 ईयर में इसकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा 20 से अधिक बार ग्रैमी अवार्ड मिला, इस कारण मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा है। 20 से अधिक बार ग्रैमी अवार्ड मिला है। आप सभी को पता होगा कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है म्यूजिक या जो मतलब गायन शैली होती है उसमें दिया जाता है। तो इनके ग्रैमी अवार्ड मिला है। इसके अलावा एक कनक रेले, कनक रेले, इसका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है जिनका हाल ही में निधन हुआ था, मोहिनी अट्टम से थे। मोहिनी अट्टम से था, और ये शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम, और इनका संबंध था वो था केरल से। केरल, ये नाम अक्सर पिछले साल एग्जामों में देखा होगा, बालकृष्ण दोषी का, बालकृष्ण दोषी जिनका भी निधन हुआ था हाल ही में, जो पिछले साल इनका निधन हुआ था। तो उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्मश्री पुरस्कार से। और इन्हें किस क्षेत्र का मतलब पुरस्कार दिया गया था? मतलब वास्तुकला में इनको मिला था पुरस्कार, आर्किटेक्चर में अवार्ड मिला था इनको, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, बालकृष्ण दोषी। और इसके अलावा दिलीप महानलोबिस, ROS घोल के संबंधित है। दिलीप महानलोबिस जो कि ORS घोल से संबंधित है, ORS घोल। और इसके अलावा इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है दिलीप महानलोबिस को। और नीलमणि फुप्पन का भी हाल ही में निधन हुआ था। इनका संबंध किससे है? नीलमणि फुप्पन का, नीलमणि फुप्पन। तो नीलमणि फुप्पन इनका संबंध है वो है, मतलब इनका हाल ही में निधन हुआ था, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इन्हें भी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 46वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसके अलावा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला था दामोदर मोजा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वो मिला दामोदर मोजा को। दामोदर मोजा को ये अवार्ड मिला था। और ये क्वेश्चन जो आपके लिए मैं इस क्वेश्चन में छोड़कर जाता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, आप सभी को इसका आंसर जरूर से जरूर बताना है। प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया? ये क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय
व्यक्ति जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया। तो आप सभी को इसका आंसर बताना है कि प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया और कब दिया गया। ये क्वेश्चन आप सभी को बताना है। तो हमने इस वीडियो में विश्व और भारत इन दोनों के करंट अफेयर से संबंधित बात कर ली है। 4 क्वेश्चन मैंने बहुत कंप्लीट डिटेल से बता दिया है। इससे पहले हमने जो 4 क्वेश्चन किए थे वो विश्व और भारत के करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके से संबंधित था। अब हम जो 5वां 6वां 7वां 8 जो 4 क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित और प्लस राजस्थान स्टैटिक सामान्य ज्ञान से। तो आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 7 जंगली सफारी वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा होगा। ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है भीलवाड़ा और ऑप्शन डी है वो है पाली। तो आप सभी को यह बताना है कि 7 जंगली सफारी वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जयपुर। अब हम देखते हैं इस कौन कौन सी 7 जंगली सफारी है और वो कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो अब पूरी डिटेल से देख लेते हैं। जैसे जयपुर में 7 सफारी है, जंगली सफारी कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो 3 है वो तो है लेपर्ड सफारी, लेपर्ड सफारी कौन कौन सी है मैं इधर लिख देता हूं। तो नंबर 1 है वो है नाहरगढ़ लेपर्ड सफारी, और नंबर 2 है वो कौन सी है वो है झालाना लेपर्ड सफारी, और नंबर 3 है वो कौन सी है तो वो है आमागढ़ लेपर्ड सफारी, सात में से ये 3 तो हो गई लेपर्ड सफारी। अब आगे देखते हैं। एक है लॉयन सफारी है, 3 हो गई लेपर्ड सफारी, एक है लॉयन सफारी। तो 3 या इधर नाम लिखते थे 1 2 3, नंबर 4 यहाँ लिख देता हूँ मैं। वो है लॉयन सफारी वो कहाँ पर है वो है नाहरगढ़ में। 4 हो गई। अब है 5वीं कौन सी है वो है एक है हाथी सफारी। तो नंबर 5 पर आती है वो हाथी सफारी, और हाथी सफारी ये कहाँ पर है। तो हाथी सफारी ये है कुंडा गांव आमेर जयपुर तो वैसे मैं करा रहा हूँ, जयपुर लिखने से कुंडा गांव आमेर में है। ये कुंडा गांव भारत का पहला और एशिया का तीसरा हाथी ग्राम है। इसे हाथी ग्राम भी कहते हैं, हाथी ग्राम। तो ये फैक्ट नोट करके लिख देते हैं, नोट क्यों इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला व एशिया का तीसरा, हाथी ग्राम। आप सभी अपनी कॉपी में ये नोट कर लीजिए, जो नोट कॉपी है उसमें। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 और 5 तो हो गए। अब और 2 और बचे। तो अब 2 कौन से है वो है देखिए, एक है टाइगर सफारी। तो वो मैं के इधर लिख देता हूँ 5 हुआ। यहाँ पे मैं ये नोट हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ या यहाँ पर लिख देता, तो नहीं यहाँ पर लिख देता। कौन सा है, एक तो है मतलब बर्ड सफारी और एक है टाइगर सफारी।
तो ये पहले लिख देता हूँ टाइगर सफारी। टाइगर सफारी, ये टाइगर सफारी ये कहाँ पर है? तो ये टाइगर सफारी है, ये है नाहरगढ़ में, नाहरगढ़। और इसके अलावा नंबर 7 पर है, वो हैं बर्ड सफारी। और ये कहाँ है? ये भी नाहरगढ़ में। तो अगर आप कहीं घूमने जाए, मतलब जयपुर कभी घूमने जाएं, तो आप नाहरगढ़ में जरूर जाइए, क्योंकि आप वहाँ को मिलेंगे, आपको वहाँ देखने को मिलेगा 3 लेपर्ड सफारी मिलेगी, और इसके अलावा एक लॉयन सफारी भी वहीं पर मिलेगी। इसके अलावा टाइगर सफारी वहाँ पर मिलेगी, और बर्ड सफारी वो भी वहाँ पर मिलेगी। तो ये तो थे इस मतलब जो कौन कौन से थे इससे संबंधित। अब हम इसके अलावा जो अन्य फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। जैसे किशन बाग ये क्यों चर्चा में है, तो ये इसका भी कुछ कारण होगा, और ये करंट से रिलेटेड होगा इसलिए। किशन बाग, किशन बाग, तो किशन बाग में पहला थीम पार्क है जो कि डेजर्ट पार्क भी कहते हैं, जो थीम पार्क स्थित है। थीम पार्क, डेजर्ट पार्क, ये स्थापित किया गया है किशनगढ़ में। और इसके अलावा नाहरगढ़, जहाँ पर जयपुर जंतुआलय भी स्थित है नाहरगढ़ में। नाहरगढ़, यहाँ पे क्या है? जयपुर जंतुआलय। जंतुआलय। और इसके अलावा यहाँ पर एक बना हुआ है हिप्पो एथेली बना हुआ है, मतलब हिप्पो हेमेली या दरियाई घोड़ा भी कहते हैं, वो यहाँ पर है। अगर आपको हिप्पो देखना है तो आप जयपुर जंतुआलय में जरूर जाइए। और तो ये संबंधित था, इस क्वेश्चन से संबंधित ये इतनी डिटेल थी, मतलब मैंने आप सभी को 7 जो अलग अलग कौन कौन सी सफारी थी उनके नाम बता दिए। और ये एकमात्र शहर है जिसमें मतलब 7 जंगली सफारी स्थित हैं। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को नोट जरूर करके रखना। आगे आने वाले एग्जाम जैसे कांस्टेबल की भर्ती अभी सूचना है कि जल्द ही इस महीने या अगले महीने विज्ञप्ति, अगले महीने फर्स्ट अगस्त, जो अगस्त का प्रथम वीक होगा उसमें विज्ञप्ति जारी हो सकती हैं। और आरएस के तो फॉर्म चल ही रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट भर्तियाँ जूनियर अकाउंटेंट की, इसके अलावा अन्य वैकेंसियाँ भी रनिंग में हैं और कुछ आने वाली हैं। तो ये वर्ष 2023-24 ये बहुत ही भर्तियों का वृक्ष होगा। तो आप सभी तैयारी जरूर जारी रखें। और इसके अलावा आज का 6वां क्वेश्चन है। आइए अब 6ठे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इनकम टैक्स पर राजस्थानी भाषा में पहली किताब। ध्यान रखना, ये राजस्थानी भाषा की पहली पुस्तक है जो कि इनकम टैक्स या आय के संबंध से लिखी गई है, जिसका नाम है आवक लाग अर लाग देणार। ये मतलब राजस्थानी भाषा में लिखा गया शब्द है। आवक लाग देणार के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है गजेंद्र सिंह पुरोहित, राजपुरोहित। ऑप्शन बी है देवीलाल मैया। ऑप्शन सी है राजेंद्र सिंह पुरोहित। और ऑप्शन डी है आशीष पुरोहित। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजेंद्र सिंह पुरोहित। राजेंद्र सिंह पुरोहित ने द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। या राजपुरोहित, पुरोहित या राजपुरोहित लिख देते हैं, राजपुरोहित। तो आप जान लेते हैं इस पुस्तक के बारे में डिटेल से जानकारी, क्या क्या इस पुस्तक में इंपॉर्टेंट है। जैसे रिटायर आयकर अधिकारी जिनका नाम है राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, इनके द्वारा राजस्थानी भाषा में पुस्तक लिखी गई है। राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा में पुस्तक लिखी गई है। और इसके अलावा उसका नाम क्या है? आवन राकला, यह पुस्तक का नाम है। आवकलाग अर लाग देणार। इसके अलावा देवीलाल मैया, ये आपको नाम दिखाई दे रहा होगा देवीलाल मैया का। तो देवीलाल मैया को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य
अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और इसके अलावा 2022 का युवा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? 2022 का युवा साहित्यकार पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया आशीष पुरोहित को। आशीष राजपुरोहित या पुरोहित, आप सभी बताइए, आशीष राजपुरोहित है या पुरोहित है? तो ये दिया गया आशीष पुरोहित को। और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम था एना। और 2023 का युवा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? युवा साहित्य पुरस्कार, तो 2023 का युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया देवीलाल मैया को। ये नाम इधर मैं वापस लिख देता हूं, देवीलाल मैया। और देवीलाल मैया की कौन सी पुस्तक के लिए ये दिया गया, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में छापना है कि देवीलाल मैया को किस पुस्तक के लिए 2023 का युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और इसके अलावा 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? कौन सी साहित्यकार थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया है? मैं इधर ऊपर लिख देता हूं। तो 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया पुरस्कार किरण बादल को। और किस पुस्तक के लिए दिया गया? टाबरारी बाता या टाबरारी दुनिया। किरण बादल को दिया गया। और क्यों दिया गया? तो इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था टाबरारी दुनिया। इस पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये थे इन 2 क्वेश्चन की फुल डिटेल जो मैंने आप सभी को बता दी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और इसके अलावा इस वीडियो में जो भी कमियां हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम इस कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए नवाचार, नए फैक्ट और इसके अलावा अन्य तथ्य भी लाते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, आपका काम है कि शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी पता चले कि एक ही वीडियो में विश्व, भारत, राजस्थान प्लस स्टैटिक्स, तीनों का स्टैटिक्स जीके भी कवर हो रहा है। तो अलग अलग भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसी मेरे YouTube चैनल एग्जाम लेवल